न हमारी पार्टी इस विचार को सही मानती है। हमारी पार्टी तो इस बात को सही मानती है कि भारतीय संविधान के आने के बाद हर जाति में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, पढ़ लिख कर डॉक्टर जी ने, IAS IPS वकील जब चिंता पत्रकार बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, व्यापारी बने, वो सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और उन प्रबुद्ध लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। सामान्य साथियों, सोचना चाहिए कि राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग बलिदान हो जाते थे, तब जाके राजपाल बदलता था। क्या बदलता था? क्या बदलता था? जोर से बताओ। राजपाल बदलता था। जब राजतंत्र था, हजारों लोगों की जान जाती थी, हजारों सैनिक चले जाते थे, बहुत सारे बहनें बेवा हो जाती थी, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाते थे, तब राजपाल बदलते थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में तो आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दो और जिसको चाहे उसको जमीन पर पकड़ दो। आज जनता ने, आज लोकतंत्र में ताकत आपके हाथ में दे दी। हमारे साथियों, इसका उदाहरण मैं और कहीं नहीं जाता, इसका उदाहरण मैं खड़ा हूं। आप मुरादाबाद के मंडल के लोगों ने मुझे सड़कों पे आंदोलन करते हुए देखा। कभी जामा मस्जिद पर जब NRC में आपसे कागज मांगे जा रहे थे और हर आदमी मेरे तो आज की याद है, मैं जब लोगों से मिलता था, हमारी पार्टी के बहुत सामान्य नेता यहाँ और बैठे जिनको मैं देख पा रहा, भाई जहर साहब, दीपक साहब, उदयेंद्र साहब, रवि साहब, फहीम साहब, भाई परवेज साहब, असगर साहब। उत्तर प्रदेश के 16 मंडलों में हम लोग सम्मेलन कर चुके हैं। ये 17वां सम्मेलन है और इसके बाद 18वां सम्मेलन वो इलाहाबाद में होगा, जहां हमारा हाई कोर्ट है, जहां न्याय का मंदिर कहा जाता है। ये 18वां सम्मेलन जब खत्म होगा, उसके बाद पार्टी अन्य कार्यक्रमों के फैसले लेगी। मैं बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रभुजन सम्मेलन एक शुरुआत है उस क्रांति की, जो क्रांति देश में बहुत दिन पहले से जोर मार रही है और समय समय में उसको सींचने का काम हमारे महान पुरुषों ने और नेतृत्वकर्ताओं ने किया। सामान्य साथियों, इस देश में गैर बराबरी है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आर्थिक आधार पे, और वो गैर बराबरी की खाई आजादी के बाद, आजादी के परवाने सोचते थे कि वो खाई खत्म हो जाएगी, लेकिन हाल ये है कि वो खाई खत्म नहीं हो रही है, वो खाई और मजबूत होने का काम इस देश में हो रहा है। सामान्य साथियों, आज आनंद ये है कि 10% लोग पैसे वाले हो गए हैं और 90% लोग जिनमें मिडिल क्लास में बहुत बड़े पैमाने पे, और एक ऐसा गरीब तबका है जो सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलता है, तो जाके उनके बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो सुविधाएं मिलती है जिनका अधिकार उनको भारतीय संविधान देता है। आप देख रहे होंगे, एक तरफ जमीन कोड़ियों के भाव 1-1 रुपए सालाना लीज पे पूंजीपतियों को दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 100 साल से कहीं रह रहा है तो उसको अवैध निर्माण कहकर बुलडोजर चला के उस निर्माण को गिराया जा रहा है, लोगों से रहने की जगह छीनी जा रही है, उनकी छत छीनी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश न्याय के रास्ते में नहीं है, विकास के रास्ते में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पे है। आज गरीबों को कुचला जा रहा है, आज जुल्म जाति बढ़ रही है, आज न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न बहनें बेटियां सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। आपको धर्म देकर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। सामान्य साथियों, जब ऐसी आंधी चल रही थी और सब लोग चुपचाप बैठकर देख रहे थे, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम इस अन्याय के खिलाफ बगावत करेंगे, आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन में ऐसा बताएं, आंदोलन में ऐसा चलाएंगे कि शादी का तख्ता उलट करके रख देंगे, इस सरकार को जमीन कर देंगे, इतनी ताकत बनाएंगे कि सरकार को घूमने दिलवा देंगे। तो पार्टी ने कह दिया कि प्रबुजन सम्मेलन होना चाहिए और पहले भी प्रबुजन सम्मेलन होते
के लोग और बाकी लोगों को सामने बिठाया जाता था और ये कहा जाता था कि ये प्रबुद्धजन है और आप बुद्धूजन हो, आप प्रबुद्धजनों से सीख लो किस तरह देश में राजनीति की जाती है, किस तरह नीतियां बनाई जाती है। उंगली से बटा दबा के मौत लगा के आप राज बदल सकते हो। आप बस समझ नहीं पा रहे हो कि राज बदलेगा कैसे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 2022 का चुनाव था और आपने एडी ज्योतिराव लगाकर एक गठबंधन को वोट देने का काम किया और जितना वोट दे सकते इतिहास गवाह है कि 95% वोट एक गठबंधन को आपने देने का काम किया, पूरा वोट आपने उनको दिया। लेकिन वो गठबंधन 125 सीट बात नहीं कर पाया। आप इस बात को भी बड़ी बात जानते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर आप ये बात समझते तो ये भी समझो कि 1 और 1 2 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं। और मैं जो बात अब आपसे कह रहा हूं, अगर आप कमजोर छिटे पिटे लूटे गिरे लोग जो सताए जा रहे हैं एकजुट हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ की कुर्सी आपसे दूर होकर मेरी बात को आगे जाता। और इसका उदाहरण जान लो, इसके उदाहरण के लिए आपको कोई पन्ना नहीं पलटना, कोई किताब नहीं पढ़नी। इसके उदाहरण के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना, लखनऊ नहीं जाना, इलाहाबाद नहीं जाना। इसके उदाहरण के लिए आपको यहाँ से 50 किलोमीटर भी नहीं आपका पड़ोसी जिला बिजनौर जाना है और नगीना पहुंच के वहां के लोगों से बात करनी है तो वो बता देंगे कि हमने कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए और इंडिया के अलायंस को जमीन पर लाकर आजाद समाज पार्टी का एमपी जिताकर दिखाया। यही समीकरण है पूरे पश्चिम में, इसके अलावा कोई समीकरण नहीं है। कोई आपसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अगर पूरे पश्चिम में कोई समीकरण इधर बनता है तो वो एक ही समीकरण बनता है कि कमजोर वर्ग के लोग पिटे छिटे लूटे गिरे हुए लोग सताए हुए लोग जिनमें बुलडोजर चल रहा है, खास करके इनके कारोबार लूटने गए हैं, जिनको मारने के लिए छोड़ दिया गया, जिनका एनकाउंटर हो रहा है, वो लूटे पिटे छिटे पिटे लोग गिरे पड़े लोग एकजुट हो जाओ, भाईचारा बना लो। और फिर मैं जिस दिन भाईचारा बन जाए गारंटी से कहता हूँ इतना गैप हो जाएगा कि आपको कोई शासन प्रशासन भी हरा नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। तो सम्मानित साथियों, इसलिए जगाने के लिए आपका सोया हुआ जो है, आपकी ताकत को जगाने के लिए और जो आपके अंदर ये भय पैदा हो गया है कि जो आज सत्ता में वो कभी हट नहीं सकते, आपको ये सच्चाई बताने के लिए कि कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर आपने ताकत बना ली और सही समीकरण बना लिया तो आप कुर्सी में बैठोगे और अगर किसी दूसरे ने बना लिया तो वो कुर्सी पर बैठेगा और जो कुर्सी में बैठेगा उसी के अंदर ताकत होगी। बाकी उसको ताकतवर के हिसाब से खड़े रहो, शांति से। उस ताकत के नीचे जाएंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सामान्य साथियों, हम तो इससे परे भी किसी को कुचलने के लिए कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं। हम तो जिनको कुचला चाह रहे हैं उनको सम्मान का जीवन दिलाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। प्रिय भाइयों, प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए 5 ऐसे मसले हैं, 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और ये 5-6 मुद्दे मेरे मुद्दे नहीं है, ये उस बड़ी जमात के मुद्दे हैं, उस बड़े समाज के मुद्दे हैं जो आज हाशिए पे है। और एक बार ये उसकी समझ में आ गया तो मैं लिख कर देता हूँ, दिन दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जमात का जब हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरी बात को आप याद रखें। सम्मानित साथियों, प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए हमने सबसे पहले मांग उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे के कारण, इससे पहले उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 16 मंडलों में हम लोगों ने सम्मेलन किए। ये 17वां सम्मेलन है और इसके बाद आखिरी सम्मेलन इलाहाबाद में है। ये नीचे कर लो। 12 अक्टूबर को इन 17वें सम्मेलन में, ये तो मेरा खुद का ही जिला है, मंडल है, क्योंकि मैं यहीं से इसी मंडल से लोकसभा का सदस्य हूँ, तो यहाँ तो हमारी शक्ति बहुत है। लेकिन जितने 16 सम्मेलन और हुए हैं उनमें भी जनता का प्यार, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी, चिंतक, पत्रकारों का जो प्यार, जो उनके सुझाव, जो विश्वास आजाद समाज पार्टी को लेकर मिला है,
मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ही सबको ये दिखा देगी अपने प्रदर्शन से कि वो एक बड़ा दल बनके जनता की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में मैदान में आ चुका है। ये सम्मेलन जब खत्म हो जाएंगे इसके बाद दूसरा कार्यक्रम बना के आप पूरे जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं होता हम लोग मैदान में रहेंगे, गली गली गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाएंगे और जनमत तैयार करेंगे जिससे हमारे गरीब लोगों पे जो जुल्म जाते हैं अत्याचार हो रहा है वो खत्म। आज किसान परेशान है, डीएपी और यूरिया की किस तरह किल्लत है सब आपके सामने है। आज पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, ना नौकरी है ना रोजगार, और जो भर्ती आती है उसमें घोटाला हो जाता है, चाहे 69 शिक्षक भर्ती है, कोई और भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो। आज महिलाओं पे, बहन बेटियों पे अन्य अत्याचार हो रहे हैं। अभी अम्बेडकर नगर की एक घटना मेरे सामने आई, मैंने परिवार से बात किया, वहां 17 साल की बच्ची को कल दिन के उजाले में मार दिया गया। तमाम तरह की घटनाएं इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जनता इस जंगल राज को खत्म करना चाहती है। इसके लिए आजाद समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बरेली को लेकर चंद्रशेखर जी, बरेली में जो अन्याय हुआ, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। हमें बरेली की घटना को भी देखना चाहिए और हमें फतेहपुर की घटना को भी देखना चाहिए। कुछ दिन पहले बरेली घटना हुई जहां शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, 2000 लोगों मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? जो लोग महादेव को मानने वाले लोग हैं वो लंबे समय से महादेव को मान रहे हैं, वो इस वजह से थोड़ा ही मानते हैं कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? किस आधार पे हो सकती है? ये क्राइम कहां से हो सकता है? लेकिन सरकार ने इसको क्राइम बना दिया। कोई अगर ये लफ्ज लिख के अगर कोई पेपर आदमी पकड़ ले रहा है तो पुलिस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, जैसे वो कोई अपराधी हो। ये जो गैर बराबरी है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करता है वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो महादेव से प्यार करते हैं वो आई लव महादेव लिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा, और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने पड़ेंगे। एक छात्रा ने यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? मैं कोर्ट में हूँ, शायद आप देखते नहीं। जो मामले कोर्ट में चलते हैं उन पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता। हालांकि मीडिया को जागरूक रहना चाहिए कौन सा मामला कोर्ट में है, कौन सा मामला कोर्ट से बाहर। वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है, आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वोट चोरी मानते हैं और क्या इस पे स्टैंड लिया? नहीं, जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य स्पष्ट करते हैं। एक कमरे में 3 मकानों के 4700 कुछ वोट मिल रहे हैं, तो ये समझ आता है। 200 वोट मिल रहे हैं, 400 वोट मिल रहे हैं, हमने भी चेक कर 70-70 वोट है एक मकानों में। तो ये तो सोचने की बात है ना। इस पे जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन जवाब तो पार्टियों के लोग दे रहे हैं। तो इस पे जो सही है, इस मांग को तो हम बहुत लंबे पुराने समय से उठा रहे हैं। 27 में ये आज की मांग थोड़ा ही है, हम तो इस मांग को बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं।
साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।